नमस्कार दोस्तों। चौराह दर्शन, एक नई दिशा, एक नई पहचान। आज आए हैं हमारे पास एक खास व्यक्तित्व और मेहमान जो देवभूमि हिमाचल के भरमौर के रहने वाले हैं और 84 मंदिर के परिसर के इर्द गिर्द ही रहते हैं। आज जानेंगे हम उनके बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनके व्यवसायों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ पंडित संतोष शर्मा जी, विशिष्ट। नमस्कार विशिष्ट साहब, आपको विशिष्ट कहूँ, पंडित संतोष शर्मा कहूँ? संतोष ही बहुत चलेगा। संतोष चलेगा जी, फ्रेंडशिप में ना। हाँ, तो पंडितों वाले काम हम कर भी नहीं रहे आजकल। जी 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 हाँ, जी वो जी तो विशिष्ट है, तो वो विशिष्ट आप इतना यहाँ पे लगाया नहीं जाता है हमारे यहाँ। हाँ, यस। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमें ऐसे बातचीत करेंगे ताकि हम जो है समाज के लिए प्रेरणा स्रोत या आपके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हमारे युवक प्रेरणा लें और अपने जीवन में ढालें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट मैं शुरू कर रहा हूँ और आप एक प्रेरणादायक जवाब देंगे जो कि हमारे समाज के लिए प्रेरणा होंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो आपने इसके लिए मेरे को बुलाया पॉडकास्टिंग के लिए। जो आपकी एक पहल है चुनाव के लिए विश्व स्तर पर इसको आगे लाना, टूरिज्म के लिए हो या किसी अन्य क्षेत्र के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए, और बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ भरमौर में टूरिज्म जो एक आध्यात्मिक के तौर पे तो है, लेकिन जो उसके अलावा जो प्राकृतिक जो भरमौर में है उसको देखने के लिए भी टूरिज्म आना चाहिए। तो आपके साथ जुड़ के मैं सुनता हूँ इसके लिए हम भी शायद कुछ कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद दूँ जो आपने मेरे को यहाँ इस चीज़ के लिए बुलाया है, पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी आपका संक्षिप्त परिचय हमारे पंडित संतोष विशिष्ट शर्मा जी का। तो संतोष भाई, आप अपने बचपन या प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। ओके। हमारे जब मैं बचपन में था तो हमारी चलती कच्ची और पक्की, पक्की होने के बाद फिर चलती थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्राइवेट स्कूल कम होते थे तो पापा की पोस्टिंग हुई थी क्यार में। तो पापा आपकी सीआईडी में? हाँ जी, सीआईडी में। सीआईडी में बाद में की सीआईडी में, पहले पुलिस में थे, पुलिस से ही आगे सीआईडी में गए। तो कच्ची मेरी थोड़ी सी पांगी में पड़े थे हम 6 महीने, तब पापा पांगी में थे तो कच्ची पांगी में की। फिर उसके 6 महीने हमने क्यार, पापा की क्यार पोस्ट हो गई तो फिर क्यार में मैं पढ़ा हूँ पक्की तक। और उससे पहले मेरा नाम संतराम था, तो वहाँ पे अपनी एक मास्टर जी हैं राज सर, तो मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट की बचपन में ही कि जिद्दी तो था, रिक्वेस्ट की भाई मेरा नाम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे संतरा संतरा करके, तो वहाँ हटा देते थे। और तो आज भी बिहार के कुछ लोग जो मेरे बचपन के दोस्त हैं मेरे को संतराम ही बोलते हैं, जैसे पंकज भैया, ये संता संता बोलते हैं वो। तो उन्होंने संतराम को संतोष कुमार कर दिया था। राज मास्टर जी रिनेम किया। हाँ, उन्होंने कर दिया। तो वहाँ पढ़े, फिर उसके बाद भरमौर में पढ़े। दूसरी के शायद 7-8 महीने दूसरी कक्षा के मैं भरमौर में था। और उसके बाद हम चले गए दड्डा में, पापा की पोस्टिंग हुई दड्डा चौकी में। फिर वहाँ पढ़े दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी तक। और छठी से जब 7वीं है तो पापा की पोस्टिंग चंबा में हो गई। 7वीं और 8वीं मैंने चंबा में की है। और उसके बाद 9वीं 10वीं मैंने फिर मुड़ के क्यार से की है, पापा की पोस्टिंग क्यार में हो गई। 11वीं और 12वीं मैंने ड्यूट से की है। और उसके बाद कॉलेज चंबा आ गया, पीजी पोस्ट कॉलेज है उनका भी, तो वहाँ पे किया मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है लाइफ का बहुत बड़ा कि मेरी कंपार्टमेंट आती है फर्स्ट ईयर में। गोल्डन चांस मिलने के चक्कर में वो मैं फाइनल से रिवर्स ही हूँ, फिर आगे पढ़ाई का दिल नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी के बीच में जब मैं क्यार पढ़ता था तो 10वीं की में जब छुट्टियाँ पड़ती थी, वहाँ एक रेडियो मैकेनिक की दुकान थी, चैनल जी उनके प्रोपराइटर थे। हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में कैसे आए? हाँ, वही। तो मैं वहाँ चला जाता था, मुझे पुर्जों के साथ बचपन से साथ ही खेलने की मतलब दिमाग में होती थी, सोच होती थी ये टीवी में जो बंदे हैं टीवी के अंदर हैं कहाँ से हैं, क्योंकि हमारे इतना नॉलेज नहीं था, वीडियो कैमरे वगैरह उस टाइम होते नहीं थे। तो जो टीवी में आता था मैं देखते कि इसके अंदर आदमी आते कहाँ से, दिमाग में होता कभी टीवी खोल लेना, कभी रेडियो खोल लेना,
इसमें बंदे बोलते कहाँ से मतलब देख रहा हूँ पार्ट टूट। तो पहली बार मैं चैनल जी के यहाँ पे गया, वो मेरे फर्स्ट गुरु है, पता नहीं भी कहाँ है कैसे, उनकी भगवान को खुश रखे, अगर स्वस्थ रखे उनको। तो सबसे पहले वहीं पे गया तो उन्होंने मेरे को मल्टीमीटर वगैरह के बारे में समझाया, जितना वो जानते थे। मैं ये कंपेयर नहीं करता हूँ कि वो ज़्यादा जानते कम जानते, लेकिन ठीक है, जो अभी कोई बंदा PhD करके निकलता है बाहर, तो वो जिससे बचपन में अल्फ़ाबेट सीखता है, शायद वो आज PhD और उसके लेवल से उसका लेवल ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि उस टाइम उसको आता नहीं था, लेकिन मेरे से उनको ज़्यादा आता था। तो मैंने वहाँ पर सीखा 2 महीने, छुट्टियाँ पड़ती थी, मैं देखता रहता हूँ, उन्होंने को टांके लगाना वो भी ज़्यादा सिखा दिया। मल्टीमीटर का एक IB में हमारे थे, उनका नाम था चमन जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, चमन जी थे, वो लगे थे टेक्निकली एज ए IB में। तो मल्टीमीटर एक डिवाइस से चेक करते हैं कि खराबी के, वो मल्टीमीटर का सही तरीके से ज्ञान मेरे को उन्होंने दिया था। उस टाइम था मैं 10वीं में पढ़ता उस टाइम। फिर उसके बाद +1 चल गया, +2 चल गया, पहली बार कंप्यूटर में आया था 2001 की बात है। कंप्यूटर पहली बार ब्यूर में कंप्यूटर की पढ़ाई स्टार्ट हुई। कंप्यूटर बहुत बड़ा एक प्ले माना जाता था, कभी किसी के पास बहुत कम कंप्यूटर होते उस टाइम। तो फिर उसके बाद फिर ये तो आगे थी, फिर हम छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाने सीख किया था, जैसे कोई खराबी आती थी उस टाइम चलती है टेबल। व्यवसाय में कैसे आया? हाँ, डेक बुक वगैरह। व्यवसाय में ऐसा हुआ जब फाइनल से जब मेरे को रिवर्सिल लग गई फर्स्ट ईयर के लिए, जो मैं नहीं कर इंग्लिश का पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो फिर मेरे पास रास्ता नहीं रह गया। मैं पढ़ाई को मुड़ कर नहीं सकता, ये पढ़ाई बार बार कैसे करूं? एक जगह आपके 3 साल कोई जूनियर है, आप उसके साथ बैठोगे तो अच्छा लगता। फीलिंग जो मेरे साथ लड़के थे वो तो फाइनल पास आउट करके अपनी जगह सेटल हो गए, कोई इसने आगे पढ़ाई स्टार्ट कर दी, कोई जॉब में लग गया। एक दो मेरे जैसे संदीप करके लड़का था अपने वहीं का डॉक्टर का, वो मेरे ख्याल से आज DSP है, उस टाइम एज ए इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। काफ़ी हमारे साथ कोई लड़कियाँ थी, वो भी अच्छी पोस्ट पे पहुँच गए। फिर दिक्कत रही यार, नहीं मेरे को कुछ करना है तो करना। आपने फिर बिजनेस को चुना ना? मैंने बिजनेस को चुना, ये लैंग्वेज को समझ गया। अब आप सर, एक प्रश्न हो रहा है मेरा, अब आप इतने इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क या इंटरनेट से कभी काफी समय से जुड़े हुए हैं, है ना? आपके पापा CID में रहे, आपके दोस्त इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, तो आप डीप सीक, ओपन AI और भारत वर्ष की AI, इन तीनों चीजों को किस परिदृश्य से देखते हो? अब डीपसीक के बारे में बोल रहे हो। डीपसीक का जो डीपसीक, ओपन AI और इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो, हाँ। इतना कुछ खास है नहीं। जो एक दो डेवलपर ने बनाने की कोशिश की भी है, उसको इतना यूजफुल नहीं है वो। अगर उसका कंपेयर हम डीपसीक से करें तो वो तो ठहरता कि नहीं। ओपन AI से तो ओपन AI की इनका मुकाबला नहीं है। इंडिया के कोई भी AI अगर एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा सिस्टम है तो उसका कहीं नहीं। डीपसीक और ओपन AI बहुत आगे है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते इसको। आप सोचो, एक डीपसीक, आपको क्या लगता है इंडिया के डेवलपर नहीं लगे होंगे? लगे हैं, लेकिन उनको यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है सर, जो डीपसीक और ओपन AI में इंडियन लोग नहीं बैठे हैं ना? ओपन AI में इंडियन लोग गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं ना। क्योंकि जो क्रीम होता है, जो अच्छे हमारे डेवलपर है, उनको तो ये इंडिया को मोल मिलता नहीं, चले जाते हैं बाहर, अमेरिका चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, वहाँ काम करेंगे अच्छे पैसे करके। हाँ, समझ गए। बरमौर और मणिमहेश यात्रा की आपके जीवन में क्या भूमिका है? 84 मंदिरों वाले कैंपस के बारे में भी कुछ बताइए। जी, मैं बताऊँ। अभी जो मेरे स्टार्टिंग बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने गेस्टों के साथ किया था, टेप रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मणिमहेश यात्रा का अपने जीवन पे और अपने व्यवसायिक जीवन में मेरे और निजी जीवन में काफ़ी प्रभाव आया। व्यवसाय की बोले जाए तो वो हमारे लिए जो 15 दिन की यात्रा होती थी, पूरे साल के खर्चे का, मतलब एक प्रकार से खर्चे का जुगाड़ करते थे हम। मेला जो मणिमहेश का मेला लगता है, उसी मेले में केस्टें बेचता था, जैसे हर्षल ने बेची हैं, फोटोज, मालाएँ, ये हमने बेची हैं। तो मणिमहेश का जो यात्रा है, उसका तो मेरे जीवन में काफ़ी प्रभाव है। 84 मंदिर के परिसर के बारे में? हाँ, 84 मंदिर के परिसर क्या है, वो काफ़ी देखो, अब मैं इतना कोई इतिहासकार तो हूँ नहीं,
और जितना हमने सुना है अपने बुजुर्गों से सुना है, और जितना अलग अलग माध्यम से हमें पता है कि वो काफ़ी पुराना है। मतलब चंबा की राजधानी वही हुआ करती थी, भरमौरी थी। तो इसलिए गद्दी उसी को बोला जाता है, जो राजगद्दी थी वो भरमौर की है, इसलिए सभी को हमें गद्दी भी बोलते हैं। अलग अलग विचार हैं, कोई बोलता है गद का मतलब वही ना, जैसे गदियाली कल्चर वेरी रिच, मैं समझता हूँ कि अब मैं इनके गाने भी देखता हूँ, गद्दी चलू परदेश, है ना। तो मैं उसको देख रहा था कि हमारे चुनाव में कौन परदेश में है। तो आपके वो जो महेंद्र गुरु है, योगा इंस्ट्रक्टर है, पूरे देश में वो करते हैं, योगा करवा रहे हैं। फिर और भी तो लोग हैं काफ़ी हैं, और पूरा गदियाली कल्चर को वो वहाँ बैठ के भी प्रमोट करते हैं देश विदेश में। एक्चुअली केस में एक बात सुना, मेरे को इतनी गद्दी आती नहीं है, पर हाँ बोल लेता हूँ टूटी फूटी, क्योंकि मैं बाहर रहने के कारण बोलने में ऐसा रहा कि नहीं सीख पाया। लेकिन हमारे गद्दी में एक बहुत बड़ी बात है, जैसे दो आके तीसरा के कहीं बाहर मिलेंगे, मे भी वो आपसे हिंदी में बात करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे गद्दी कहीं भी मिलेगा, चाहे जिस मर्जी पोस्ट पे बैठा होगा वो, चाहे वो डीसी की पोस्ट पे बैठा होगा, अगर मैं जाऊंगा उसके यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस हो गया कि हम गद्दी हैं, तो हम मेरे से अगली भाषा गद्दी ही होगी। वो हिंदी को या कुछ अदर लैंग्वेज को हम बात नहीं करेंगे, हम आपस में गद्दी में ही बोल सकते हैं डायरेक्ट। सही बोला। जो आप 84% की बात कर रहे हो, तो वो चंबा से 500 साल पुराना है हमारा। 5वीं शताब्दी में सारे मंदिर लगभग बने हैं। जैसे सबसे प्राचीन मंदिर नखला जी का है, जिसको महिषासुरमर्दिनी बोलते हैं, और अपने कास्ट में बना हुआ मंदिर है, वो 5वीं शताब्दी का है, आज से 2000 साल पहले लगभग मान के चलो उसको। चंबा में एक जब 1000 वर्ष पूरे हुए थे, तो चंबा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। चंबा जो नगरी बसी थी, तो ब्रह्मपुर को तब 1500 साल हो गए। ब्रह्मपुर चंबा की राजधानी थी। अच्छा, ठीक है, समझा गया इतिहास में को थोड़ा जैसा। अब मुझे ये बताइए कि आज के समाज में चिट्टा, अब जो सिनेरियो आ रहा है कि 14 तारीख को हम एक मीटअप रख रहे हैं या वो कर रहे हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं चीनी ग्राउंड मंझलाड़ू में, तो चिट्टे का ये पहुंच कैसे रहा और कहां से आ रहा है, सोर्स क्या है सर? एक्चुअली आप इसको क्या समझते हैं? मैं इन चीज़ों को देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ अपनी। हाँ, मैं तो आंखों से देखने का मतलब कि आप अपने लाइव बोलेंगे चीज़ें कि मैंने देखा, तो मे बी कई बंदे ऐसे बोलेंगे यार इसने देखा तो उसने कंप्लेन क्यों नहीं की, अगर ये देखता हो ये मतलब उसका गवाह है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन हमने सुनी, मैं वो गवाही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो सुना है लोगों से, समाज से सुना है, जिसको सुना है तो जस्ट आंखें देखी सुना है ना, आंखों देखी, आंख देखा होगा बोलते होते नहीं सुना है। तो जो हमारी बात चलती है कि भाई इनका एक बहुत बड़ा जाल है, जहाँ भी आके तरीके से आएंगे। आपको ये नहीं लगता कि विदेशों से या हमारे देश को उपयोग करने की कोशिश की? बिल्कुल। देखो मुझे यहाँ पे इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है कि भाई कोई इससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। विदेशों से मेरे ख्याल से ये फ्री में ही आता होगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को खोखला दिया जाए, क्योंकि हिसाब से उन्होंने जाल बिछा रखा ना, ये भरमौर में कहाँ चीटा, चुरा में कहाँ चीटा, लेकिन आ गए हैं। और हम देखते हैं ऐसे ऐसे बच्चे को टारगेट करते हैं जो पढ़ने में लायक हैं, बुद्धि मतलब जो फौज में जाने की तैयारी कर, जो सड़क में दौड़ते दौड़ते नजर आएंगे, अगर फेलियर होगा तो नेचुरली कहीं पे बैठ के डिप्रेशन में होगा, तो कहीं कुछ कर रहा होगा, पैर पे शराब या कुछ ऐसा पी रहा होगा, उनको टारगेट करेंगे ना ये, कि शराब पी के जाए घर में स्मेल आ जाएगी, कुछ अदर नशे करते तो इनको चोरी छुपे हुए कर देते हैं। या इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्री एरिया जैसे बद्दी है, सोना प्रमोद, जब हमारे यहाँ बच्चे वहाँ जाते हैं या चंडीगढ़ में हाई एजुकेशन लेने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये टारगेट युवा को कर रहे हैं। हमें और आपको थोड़ी चिट्टा दे सकते, चिट्टे वाले बच्चे जो टीनेजर को फंसाएंगे। हाँ, टीनेजर को देंगे ना। विशेष जी, चौराहा, एक नई दिशा एक नई पहचान, इस वाक्य या YouTube चैनल को आप किस नजरिए से देखते हो? देखो, ये जो YouTube आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना योगदान दे रहे हो, और ये एक आपकी बहुत बड़ी कोशिश है। मुझे लगता है पहले किसी ने ऐसे और इस तरफ से या इस एंगल से किसी ने विचारा हो या सोचा हो कि भाई ये देखिए चुनाव में है, ये है या चुनाव, वो आप पता है चुनाव को हमेशा अगर
अदर चुराग वाले को बाहर इसी तरीके से देखा जाता था कि भाई यहाँ से वेचर स्मगलर होती है या ये होता है फलाना होता है, लेकिन चुनाव में इसके अलावा बहुत अच्छा भाई। आप चुरा के यहाँ आए हो तो बागवानी के मैं बागवानी के लिए बागवानी के ऊपर बताइए ना, आपने क्या किया और क्या करके जा रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ सर, चुराहा एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जो शायद मतलब हिमाचल गवर्नमेंट ने इतना इसको प्रोत्साहन नहीं दिया बागवानी के लिए, इसको बागवानी के लिए दिया भरमौर वाले को। पांगी में भी शायद थोड़े बड़े सेब सूब के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन इस तरफ नहीं, इस तरफ एग्रीकल्चर के लिए किया गया कि भाई आप भाई राजमा लगाओ, फ्लास्पिन लगाओ फ्लावरिंग के लिए, चुराव के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने देखा नहीं हम इससे आगे करेंगे, क्लाइमेट उन्होंने देखा यहाँ का सेब के लिए बहुत अच्छा है। तो आज चंबा की जो टॉप नर्सरी है जो अच्छी वैरायटीज की है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, मैं सोचता हूँ शायद हिमाचल में पहली बार इटालियन की वैरायटी यहीं पे आएगी, चौहान में ही आएगी। ये इटालियन वैरायटी लेके आए थे ना ये गाला की, वो चौहान में आई थी और इन्हें अभी नर्सरी अब अच्छी बनाई हुई है और मैं इन्हीं से लेके अभी पौधे लेके जा रहा हूँ भरमौर की, और भरमौर लगाएंगे, भरमौर में लगाएंगे। नहीं इसके अलावा और जगह भी हाँ, पौधे उपलब्ध है, लेकिन जो क्वालिटी ये दे रहे हैं वो वहाँ पे नहीं है। मैंने आप क्यों देखे ना, आप ये आप देखोगे पौधा छोटा है बड़ा है, अगर मल्टीपल वैरायटीज मिलेंगी ना। अब मैं आपको एक वैरायटी कोई पौधा दे दूं, मैं वो बोलूं कि ये बड़ा पौधा है लेकिन वो प्योर नहीं है, समझ रहे हो ना, प्योर नहीं है, उसको उतनी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया गया है। इनके पास पौधा छोटा रहेगा वो अलग से बात है, लेकिन पूरे वैज्ञानिक तरीके से और वो जो पूरी उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी पूरी। संतोष जी, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आप अपनी कोई कुछ और बात ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। सर मैं तो आपके जो आप जो ये काम कर रहे हैं चुनाव को आगे लाने के लिए, इसको तो मैं आपको बड़े हार्दिक दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप चुनाव को नहीं, आप साथ में भरमौर को भी ले रहे हैं, आप साथ में पांगी को भी ले रहे हैं। यस, ठीक है ना, आप कोई एक आदमी बोले कि चुनाव के लिए कर रहे नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हो और उनके लिए कर रहे हो। देखो आने वाले में टाइम में नौकरी तो मिलनी नहीं किसी को, लोग या तो कमाएंगे एग्रीकल्चर से या तो कमाएंगे टूरिज्म से या बिजनेस, वही टूरिज्म बिजनेस जो एग्रीकल्चर और टूरिज्म से जो कमाई करेंगे लोग, वो फिर बिजनेस वालों को पैसा जाएगा ना, उसी से लोग मकान बनाने के लिए जो सामान खरीदेंगे, वो जो घर के लिए राशन खरीदेंगे, वो यहाँ से जो रेवेन्यू तैयार होगा उसी के लिए और डिस्ट्रीब्यूट तो समाज में होगा ना। तो अभी चुनाव में इतने टूरिज्म इतना मतलब टूरिस्ट तो है पर उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। आप विदेशियों के साथ जुड़ के या बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी एनजीओ के साथ जुड़ के जो ये काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्था है रहने की, खाने और पीने की, बड़ी अच्छी बना रहे हैं। और आपने तो बिल्डिंग भी बनानी चाह रही, कोशिश तो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमारे टूरिस्ट नहीं, हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं, हमारे यहाँ आती है यात्री वैसे टूरिस्ट ही बोल सकते हैं, लेकिन यात्री वो आते हैं भक्त यात्री जिसको बोले जाए, आध्यात्मिक तौर पे आध्यात्मिक यात्री। आपके यहाँ अध्यात्म में कई कम आ रहे हैं और यहाँ पे जो प्रकृति सौंदर्य उसको देखने के लिए, एडवेंचर को देखने के लिए, एडवेंचर और प्रकृति सौंदर्य हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा है, लेकिन हमने उसको प्रमोट ही नहीं किया। हम उसी पर प्रमोशन पे लगे रहे, हम भोले शंकर लगे रहे उसमें मनीमेश, हाँ मनीमेश, तो हमारे भी इनफ है, बहुत है। हाँ 15 दिन की अगर यात्रा अच्छी हो जाए, लोग साल का खर्चा भी खर्चा निकल जाता है, सेब बेच लेंगे, खेत वाले राजमा बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, अखरोट बेच लेंगे, हमारे में जैसे लोग अपने कमरे लगवा लेंगे, ठीक है ना, होटल के कमरे लगेंगे, काफी व्यवसाय बन रहा है नहीं। और आप इस चीज के चुनाव को आगे ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे पंडित संतोष शर्मा या विशिष्ट, जो कि बरमौर 84 के निवासी। अगली बार आप किस विशेष व्यक्तित्व से मिलना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। क्या आज का पॉडकास्ट आपके लिए फायदेमंद रहा? अगर रहा तो कमेंट में लिखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय चौराहा, जय चौराही। नमस्कार।